Hi kids. Hi बच्चों. Hello everyone. Welcome to the class. अरे इसको क्या हो गया, ये कहाँ फंस गया, इसको निकालू. हाँ. Okay. हाँ, आज बच्चों मैं बीमार हो गई थोड़ा सा. मेरे कल रात से गले में बहुत दर्द शुरू हो गया था. हाँ, वही पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं. कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं. कुछ कंफर्म नहीं है. हाँ, मेरी शक्ल से इतनी जल्दी पता लग जाता है कि तुम्हें मैं बीमार हुई या नहीं. मेरा मेकअप छुपा नहीं पाता है मेरी शक्ल को. हाँ मैम, एक ही ऑरेंज स्लीव क्यों है? दैट्स फैशन बेटा, दैट्स फैशन. यस. हाँ, और मैंने हाँ काफी सारी डीपीपीज भी भेजी आपको प्रैक्टिस करने के लिए. कपड़ा कम पड़ गया था. यस 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 यस. हाँ. आवाज बिल्कुल बैठ चुकी है. कल रात में ही बैठ गई थी मेरी, जबकि मैं इतना ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ. आई गिव लॉट ऑफ रेस्ट टू माई वॉइस. बट नहीं पता चलता यार कब खराब हो जाती है, कब सही हो जाती है. हाँ, पता ही नहीं चलता. आजकल पूरा टाइम एयर प्यूरिफायर में रहने के बाद भी पता नहीं चलता. तो हम वैक्सीनेशन पे थे. टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन पे बेस्ड ऑन द जेनरेशन. ठीक है. यस मैम, कल क्लास होगी आपकी. यस क्यों, कल क्या है जो क्लास नहीं होगी मेरी? टेस्ट सिलेबस अभी तक नहीं बताया क्या इन्होंने ऐप पर? कल बात तो की थी सर ने. अरे तो चिल्ड्रंस डे है तो तुम्हारी छुट्टी काहे होगी? कल ही तो बताया तो तुम चिल्ड्रन हो ही नहीं. यू आर तो इन रिप्रोडक्टिव एज ना. और नहीं, प्री रिप्रोडक्टिव एज में थोड़ी हो तुम. नो नो. चलो. यस. देखो वैसे ही गला मेरा गया हुआ है, ज्यादा मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है. बिल्कुल स्लो आवाज है. मैं तो आज सोच रही थी आज क्लास में बोलूंगी, भाई मेरे बस की नहीं हो रहा आज पढ़ाना. सही में. बट जब क्लास स्टार्ट हुई तो लगा नहीं पढ़ा देती. वो अंदर का टीचर जाग जाता है ना बीच बीच में. यस. इससे ज्यादा तेज मैं बोल नहीं सकती, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकती आज. मैम आज 1 घंटे की ले लो. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है. चैप्टर तो काफी सारा बचा है. मैं नहीं कहूंगी कि कम बचा है. जितना हम पढ़ाते हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी बचा हुआ है. चलो, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन. तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज किया जा रहा है वैक्सीन बनाने के लिए, ना कि उसके बाय प्रोडक्ट्स. ठीक है बच्चों. तो इसे हम क्या कहते हैं, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन. भाई मेरे गले में हो रहा बहुत दर्द, मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा. और मैं इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करने वाली. बिल्कुल यहाँ पे आज एक्यूप्रेशर करना पड़ेगा रात में, तब जाके होगा ठीक. विक्स थी ना यहाँ पे. ये रही. कितनी दवाई खाएगा इंसान दिल्ली में रह के, बताओ जरा. कितनी खाएगा? क्लास लेने का मन भी होता है तो कभी कभी तबीयत ऐसी की तैसी हो जाती है बॉडी की. संडे को क्लास होगी इस बार भी. कल से लगातार क्लास होगी संडे तक. आज तुम्हारी केमिस्ट्री की कितनी हुई है? 2 क्लास हुई है ना. 1 सेकंड रुको, अभी एक्यूप्रेशर कर रही हूँ, क्या पता ठीक हो जाए. रुको. 1 क्लास हुई थी, 2 ही थी, डिसाइड कर लो.
देखो, जब भी आप एक्यूप्रेशर करते हो धसका आता है। 2 कब हुई? इन लोग को पता ही नहीं 8 बजे आज क्लास थी, गधे कहेंगे। हाँ, अभी ठीक हो जाएगा गला, 2 मिनट रुको। 8 AM का क्लास हुआ है भाई। कितने कम बच्चों ने 8 बजे की क्लास अटेंड की थी? अच्छा, 10 बजे वाली नहीं हुई। आयुष नालायक, अपने ही टीचर का मजाक उड़ाते, इतने बदतमीज है। मैडम थोड़ी है, इनके घर की सखी हूं मैं। मैडम तो इन्होंने कभी कंसिडर किया ही नहीं है। याद आता ना। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं, रुको जरा। अब थोड़ा बेटर लग रहा है एक्यूप्रेशर करके, सच में अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, रेस्ट कितनी, अभी और ट्राई करती हूँ एक बार। चलो, आज चकते फ्रैंक हो गया ना गाइस, वही तो। मैम भी बताओ कैसे करना पड़ता। चलो स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। काफी बेटर लग रहा है एक्यूप्रेशर के बाद। वो एक जो ऐसा लगता है ना कि अटक सा गया मामला, वो थोड़ा सा मसाज करने से अच्छा लग रहा है। हाँ चलो। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हमारी वैक्सीन कौन सी है? होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। तो ये जो हमारी होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन होती है? जब हम बैक्टीरिया से या वायरस से बना रहे हैं या किसी भी चीज से बना रहे हैं, बट इधर हम पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, उसके बाय प्रोडक्ट सब यूनिट्स यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यस। तो उसे होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन कहते हैं। अभी बनती कैसे है? इसको बनाने के 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? 2 तरीके इन वैक्सीन को बनाने के। पहला तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हीट किल्ड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन, यानी कि मैंने बैक्टीरिया को मार दिया और फिर उस मरे हुए बैक्टीरिया को मैं यूज कर रही हूं एज वैक्सीन। पहला तरीका क्या है, सब बताएंगे मैम को? हाँ यस, पहला तरीका क्या है? हीट किल्ड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम मार दे रहे हैं पूरे के पूरे बैक्टीरिया को, पूरे के पूरे पैथोजन को। ठीक है, सो फर्स्ट तरीका क्या बनाने का? हीट किल्ड। इसी का दूसरा नाम है इनएक्टिवेटेड पैथोजन। तो यहां पे द डेड ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर वैक्सीन। अब दूसरा तरीका क्या है? जिंदा तो है, अधमरा है। क्या है बच्चों? जिंदा तो है पर अधमरा है, अटेनुएटेड, वीकेंड, यानी कि जिंदा है बस कह लो कि मरने की कगार पे, उसको यूज करेंगे एज वैक्सीन। दूसरा कौन सा है? वीकेंड और अटेनुएटेड वैक्सीन। Here the organism is grown under unfavorable conditions, due to which organism becomes weak and used for vaccine. ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? बेटा योगिता, यू आर इन माय कांटेक्ट बेटा, समझ में आया नहीं आया? कोई एग्जाम्पल बता सकता है? मैम हाउ?
बेटा योगिता यू आर टेक्सटिंग मी, आई एम रीडिंग योर मैसेज, दिस इज अ कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड मैसेज मैसेज खेलना, मैसेज रिप्लाई, यस। चलो भाई इसके एग्जाम्पल, और मेरे फोन की बैटरी को क्या हो गया 2%, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एग्जाम्पल, बड़े सारे यार इसके। ओके, पोलियो शॉट्स एग्जाम्पल, पोलियो शॉट्स जो पिलाते हैं बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ठीक है, फ्लू शॉट्स, ये सब है आपके। रेबीज वैक्सीन, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम अटेनुएटेड के एग्जाम्पल। MMR वेरी पॉपुलर, MMR mumps, measles and your rubella. Chicken pox vaccine is attenuated. ठीक है, BCG ये टीबी की होती है, BCG वैक्सीन, बैसिलस कामेट ग्वेरिन, BCG उसमें आएगी। मैम थर्ड वन किया है फर्स्ट में, रुबेला, ये भी मीजल्स जैसा ही होता है। क्या लिखते हो, कभी खुद पढ़ते हो, इसलिए सिंगल हो तुम। मैं कहना चाह रही थी मैं तेरे से प्यार करती हूँ, बट मेरे से पहले किसी और ने कह दिया। कैसी बातें करते हो तुम, कभी पढ़ा है तुमने? मीजल्स क्या होता है आयुष बेटे, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, मम मीजल्स। नेक्स्ट, सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन्स, आ जाओ सेकेंड जनरेशन पे आ जाओ। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम पूरे ऑर्गेनिज्म पे फोकस नहीं करेंगे गाइस, हम सिर्फ फोकस करेंगे उसके सब यूनिट्स पे। सब यूनिट वैक्सीन्स कहते हैं इन्हें, ठीक है। सो हियर सब यूनिट ऑफ pathogens are used for making vaccines. क्या यूज कर रहे हैं, सब यूनिट। ऑर्गेनिज्म से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है, उसके सब यूनिट से मतलब है। फ्लू शॉट्स, ये फ्लू शॉट लिखा बेटा, फ्लू शॉट्स। अभी क्या हुआ था, कुछ 2 महीने पुरानी बात है, माई स्वीट हस्बैंड अगेन नॉट सो स्वीट, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, एक फोन आया उनके दोस्त का, उन्होंने पहले 2 प्यार से बातें की, फिर बताया कि भाई तू जाके फ्लू शॉट लगवा ले, फिर तू बीमार नहीं पड़ेगा, एंड इट रियली वर्कड, ठीक है। यस, बबलू ब्लास्टर यहीं पिट जाएगा तुम, ये बस सोचियो कि मैम नहीं समझती कुछ, ठीक है। अब ये जो है सब यूनिट वैक्सीन है बच्चे, सब यूनिट। तो यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं, चलिए इसमें हम यीस्ट का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाते हैं, किसको यूज करके, यीस्ट सेल को यूज करके। किसको यूज करके, यीस्ट सेल, ठीक है। देखो कैसे, ये हमारे यीस्ट है, यीस्ट क्या होती है हमारी, फंगस। इस फंगस को किससे इन्फेक्ट कराया जाता है, हेपेटाइटिस बी से।
इन्फेक्शन कराया किससे? हेपेटाइटिस बी वायरस से इसको इन्फेक्ट कराया। तो अब ये यीस्ट इन्फेक्टेड हो चुकी है वायरस से। किससे इन्फेक्ट हो चुकी है? वायरस से। ये बना दिया इसका वायरस, इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन के बाद ये वायरल प्रोटीन्स बनाती है, राइट और रॉन्ग? इतना तो आप पढ़ चुके हो तुम, इतना तो मैं काफी बार बता चुकी हूँ। मैम आधार पर वीडियो बना दीजिए ना फादर के नेम पर। अबे यार योगिता चलो, तो यहां पे क्या बनेंगे? वायरल प्रोटीन्स। नाउ दीज वायरल प्रोटीन्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इज यूज्ड एज वैक्सीन। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्सीन। तो यहां पे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं किसका? हेपेटाइटिस बी वायरस का, बल्कि हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रोटीन्स को यूज किया जा रहा है, जिससे हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट क्या बने? एंटीबॉडीज बने। हमारी बॉडी में क्या बने उसके अगेंस्ट? एंटीबॉडीज। ठीक है बच्चों, अब यहां पे और भी एग्जाम्पल है, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल इज योर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया वैक्सीन इज ऑल्सो अ सब यूनिट वैक्सीन। तीसरा एग्जाम्पल है टेटनस वैक्सीन। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सब यूनिट वैक्सीन, बिकॉज इन दोनों केसेस में बैक्टीरिया इज नॉट हार्मफुल। हार्मफुल क्या है? इनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, यस, प्रोडक्ट्स। मैम मेरा नेट बहुत स्लो है आज। हाँ लीना, दिन भर कोकिला मोदी की रील्स देखते देखते खत्म हो जाता है ना इंटरनेट। Third type of vaccines I will write on the board next. मैं देख रही हूँ जब से लड़कियों को एक आध में टॉन्ट मार दूं, मेरी क्लास के लौंडे लपाड़े सारे एक्टिव हो चुके हैं। ये शुभम देखो, आज तक मैंने इसका मैसेज नहीं देखा होगा, इसका भी मैसेज निकल निकल के आ रहा है। ये उत्कर्ष विद कैप्स, इनके मैसेज निकल निकल के आ रहा है। बेइज्जती हुई है, मैं कैसे कमेंट ना करूं? मेरा तो खून बढ़ जाता है देखते ही। अब आएंगे नेक्स्ट, थर्ड generation vaccines. थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स, ये वो वैक्सीन्स है विच आर टॉक्ड अबाउट, दे आर नॉट यूज्ड सो मच। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या यूज करें? इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं वैक्सीन। ऐसी वैक्सीन्स को हम क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। ठीक है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। इस टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया है हेपेटाइटिस बनाने के लिए, हेपेटाइटिस वैक्सीन बनाने के लिए। हर्पीस में भी यूज किया, बिल्कुल सही, इसको हमने हर्पीस के लिए भी यूज किया गया है। थर्ड जनरेशन वायरस वाली है ना, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन खत्म हो गया, ए बी इम्यूनाइजेशन। अब देखो बेटा, मान लो कोई इंसान पानी मांग रहा है, प्यास से बेचारा मर रहा है, तुम उसको ये थोड़ी कहोगे कि मैम कि मरते हुए इंसान को कि जा जाके पानी ले आ। आप उसे लाके दोगे ना मेरे बच्चे पानी, कि ले पी ले, जिससे तू जी जाएगा। तो ऐसे ही इन्फेक्शन के टाइम पे भी होता है। मान लो कि किसी को भयंकर इन्फेक्शन है, अब आप वैक्सीनेशन थोड़ी दोगे, आप उसे क्या दोगे? ट्रीटमेंट दोगे, उसे रेडीमेड एंटीबॉडीज दोगे, क्योंकि शरीर इतनी बना नहीं रहा है।
ठीक है, बेचारा मर जा रहा है। अगर आपने उस टाइम और एंटीबॉडीज दे दी तो डबल इफेक्ट होगा और इंसान बच जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। सो हु इज द फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन? कौन है पप्पा जी? एमिल वॉन बेहरिंग, ये पप्पा हैं इम्यूनाइजेशन कॉन्सेप्ट के। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज इज गिवन टू मेक श्योर दैट द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज are given for fight against infection. ठीक है बच्चों, so this type of immunity is called as passive immunity. ये एक तरह की कौन सी इम्यूनिटी है? पैसिव, क्योंकि इसमें आप काम नहीं कर रहे, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं। So vaccination is a typical example of active immunity. Immunization is a typical example of passive immunity. बेटा मिली पीली, सोचो तुम्हारे नाम के साथ भी ऐसे करे, मिली कहाँ मिली? मिली पीली हो गई तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए, है ना। मिली कैसे मिली? सीली हुई मिली, ऐसे भी हो सकता है। सोचो, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है बट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। चलो बच्चों, पहले कुछ सवाल पूछूंगी फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। जो हमारा ब्लड है उसमें एक तरह की एंटीबॉडी होती है या हजारों टाइप की एंटीबॉडीज होती है? मिली कह रही है शट अप आयशा, बस बेटा बस 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 बस, जोक रहने दिया करो। हजारों टाइप की एंटीबॉडीज, लाखों टाइप की एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में होती है और हर एंटीबॉडी की हजारों करोड़ों कॉपीज होती है। तो जो हमारा ब्लड है वो मोनोक्लोनल है या पॉलीक्लोनल है? नेचर में कैसा है, मोनोक्लोनल या पॉलीक्लोनल? यस बताइए। तो हमारा ब्लड कैसा है? पॉलीक्लोनल। तो यहां पे लिखते हैं आवर ब्लड इज पॉलीक्लोनल। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कल की क्लास में, मैंने कहा था समझाऊंगी बेटा। पॉलीक्लोनल इसका मतलब क्या है? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ antibodies in our blood and each antibody has millions of copy. हजारों तरह की एंटीबॉडीज है और उनकी हजारों तरह की क्या है? कॉपीज है। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट। अब देखिए, अब बेटा मान लीजिए कि एक इंफेक्शन हुआ है टाइफॉइड का, टाइफॉइड का इंफेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी यूज होगी या यहाँ पे भी हजारों तरह की एंटीबॉडीज इसको मारने आ जाएंगी? क्या लगता है आपको? कितना कॉन्सेप्ट समझे आप? पहले ये बताइए फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो अगर किसी को टाइफॉइड का इंफेक्शन हुआ है तो उसे टाइफॉइड वाली ही एंटीबॉडी चाहिए, एक एंटीबॉडी, टाइफॉइड एंटीबॉडी चाहिए अगर इस बैक्टीरिया को मारना है, सैल्मोनेला टाइफी को। टाइफॉइड एंटीबॉडी चाहिए, बट ये एंटीबॉडी कम है, लेस इन नंबर। अगर आपके शरीर में ये कम नंबर में है तो इंसान की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? किसी भी तरह की एंटीबॉडी दे देंगे या सिर्फ टाइफॉइड वाली एंटीबॉडी देंगे, उसका इंजेक्शन जिससे बच जाए? बताओ जरा।
क्या करोगे इस सिचुएशन में? टाइफॉइड वाली एंटीबॉडी दोगे ना। अब सवाल उठता है कि टाइफॉइड वाली एंटीबॉडी बनाए कैसे? ये टाइफॉइड वाली एंटीबॉडी बनाए कैसे, ये है ना असली सवाल। एक सिंगल टाइप की एंटीबॉडी बनानी है, तो यहां पे क्या है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं हम। इस टेक्नोलॉजी में हम क्या बनाते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, टू फॉर्म millions copies of monoclonal antibody। एक ही तरह की एंटीबॉडी की हजारों करोड़ों कॉपीज बनाते हैं, फिर उसका इंजेक्शन देते हैं जिससे इंसान बच जाए। ठीक है, बट कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मान लीजिए यहां पे हमने एक सेल लिया है, दिस इज माइलोमा सेल। कौन सा सेल लिया हमने यहाँ पे, माइलोमा सेल। ये माइलोमा सेल क्या होता है, नाम से पता लग रहा होगा, दिस इज अ कैंसर सेल। ये एक तरह का कैंसर सेल है जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करता है। क्या करता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। अब इस सेल को कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पे हमने एक माउस लिया, ये माउस है। इस माउस में पहले हमने इन्फेक्शन कराया टाइफॉइड का। इसको किसका इन्फेक्शन कराया, टाइफॉइड का। अब टाइफॉइड का इन्फेक्शन कराया, तो माउस की बॉडी में क्या बना होगा गाइस, माउस की बॉडी में क्या बना होगा, एक बी सेल बना होगा, एक बी सेल बना होगा, और उस बी सेल के ऊपर एंटीबॉडी बनी होगी। और ये एंटीबॉडी कौन सी है, ये वो एंटीबॉडीज है जो टाइफॉइड के अगेंस्ट बनी है माउस की बॉडी में। समझ आया नहीं आया? तो हमने क्या किया, देखो इधर, ये क्या है हमारा माउस। माउस को हमने टाइफॉइड का इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन होते ही माउस की बॉडी में एक बी सेल बना होगा, उस बी सेल के ऊपर एक एंटीबॉडी बनी होगी, और वो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी टाइफॉइड के। ठीक है, इस बी सेल को हमने उसके ब्लड में से निकाल लिया। क्या किया हमने, इस बी सेल को उसके ब्लड से निकाल लिया, और इस बी सेल को हमने फ्यूज करा दिया कैंसर सेल से। किसके साथ फ्यूज करा दिया, कैंसर सेल। अब जब जब कैंसर सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन, जब जब कैंसर सेल डिवाइड करेगा, तो इस कैंसर सेल के सरफेस पे क्या बनेंगी, खूब सारी एंटीबॉडीज। क्या बनेगी, खूब सारी एंटीबॉडीज। ये देखिए बहुत सारे कैंसर सेल्स, क्योंकि इनका डिवीजन तो अनकंट्रोल्ड होता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है। जैसे जैसे डिवाइड करते जाएंगे, इनके सरफेस पे एंटीबॉडीज भी बनती जाएगी। ठीक है बच्चों, यस हरजोत, बिल्कुल सही। अब ये सारी एंटीबॉडीज जो कि एक तरह की है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर कलेक्टेड and now they will be used as ready-made antibodies। इसी तरीके से आप बनाते हैं एंटी वेनम, एंटीडॉट। इसी तरीके से आप बनाते हैं बच्चों एंटी टेटनस सीरम। सब इसी टेक्नोलॉजी से बनता है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम बनाते हैं, बट हमारा ब्लड पॉलीक्लोनल होता है। जब हमारे शरीर में एक तरह की एंटीबॉडी कम पड़ जाती है, सोल्जर्स कम पड़ जाते हैं, तो बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है सोल्जर्स की, जैसे कि हम दुश्मन को हरा सके। ठीक है बच्चों, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। पॉलीक्लोनल का मतलब है कि हमारे ब्लड के अंदर बहुत तरह की एंटीबॉडीज है, और हर एंटीबॉडी की मिलियंस ऑफ कॉपीज है। ठीक है, बट जब एक तरह का इंफेक्शन होता है तो हमें एक तरह की एंटीबॉडी चाहिए होती है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ये एंटीबॉडी नहीं बन रही है और इंसान को बचाना है, तो हमें बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ेगी, बाहर से हमें खरीदनी पड़ेगी। अरे सिंपल सा लॉजिक है ना, घर में आटा कम रह गया तो मम्मी करेगी ना, जा 1 किलो आटा ले आ। आज बुआ भी आ रही है घर पे, तो माना आपके घर में 1 किलो आटा था, बट 1 किलो आटा और चाहिए, तो वो 1 किलो आटा बाहर से ला रहे हैं। ठीक है बच्चों,
2 किलो आटा होते ही आप हरा देंगे किसको? अपने दुश्मन को। तो यहां पे कुछ एंटीबॉडी शरीर में है, कुछ हमने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की मदद से बना ली। इसका एक इंजेक्शन से ही आप खड़े हो जाएंगे। आपके अंदर इतनी एंटीबॉडीज आ जाएगी कि आप उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, उसे मार सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? मैं दोबारा नहीं बोल रही, बस तीसरी बार समझा दिया। एक तो गला दर्द है, एक्यूप्रेशर कर करके तो पढ़ा रही हूं। ठीक है, अब यहां पे हम एक स्मॉल टेबल बनाएंगे। दिस इज अ रिवीजन टेबल। डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अगर मान लो नीट पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। लिख लो लिख लो लिख लो, इतना रोआ मत करो मेरी क्लास में। अच्छी टीचर मिली है तुम्हें, भाग्य ऊंचे थे तुम्हारे, अच्छे नक्षत्र हैं तुम्हारे। मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाता है मेडिकल कॉलेज में। माना कि यार 1 नहीं आ पाते क्योंकि हम कोई टेस्ट नहीं करते बच्चों को सेग्रीगेट करने के लिए, बट हमारे बच्चे 2nd 3rd स्ट्रे वैकेंसी तक मेडिकल सीट जरूर ले लेते हैं। अभी भी हर दिन बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास, मैम सिलेक्शन हो गया, माना कि स्ट्रे राउंड में मिला है बट मैम कॉलेज मिल गया है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। अब आते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, बताइए। वैक्सीनेशन इज अ टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ये पॉइंट तो मैंने पहले बताया था, कौन सा लॉन्ग टर्म है कौन सा शॉर्ट टर्म है। बेटा यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज है, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एंटीबॉडीज के साथ साथ आपने क्या बनाया, मेमोरी सेल भी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसका, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ये। जबकि ये वाला शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब एंटीबॉडीज खत्म तो इम्यूनिटी भी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, किसका स्लो रिएक्शन है किसका फास्ट रिस्पॉन्स है। तो वैक्सीनेशन स्लो रिस्पॉन्स होता है क्योंकि बॉडी इसमें बीमार भी पड़ते हो, धीरे धीरे एंटीबॉडी बनती है। यहां तो आप रेडीमेड एंटीबॉडीज दे रहे हैं तो इसका इमीडिएट एक्शन देखने को मिलता है बॉडी में, इमीडिएट रिस्पॉन्स, जिससे इंसान की जान तक बचाई जा सकती है। ठीक है, कौन खुद से एंटीबॉडी प्रिपेयर कर रहा है, यहां पे प्रिपेयर इट्स ओन एंटीबॉडी, खुद से एंटीबॉडी बना रहे हैं। यहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज आर सप्लाइड। हाँ बेटा, दोनों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे एक और नया कॉन्सेप्ट मैम सिखाएगी इसके बाद, विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, जो नीट में क्वेश्चन आया है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC. This is also called as human leukocyte antigen, which is HLA. ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट क्वेश्चन नीट में आता है। मैम इन्फेक्टेड पर्सन की ही एंटीबॉडी का कॉपी नहीं कर सकते, मतलब हर्षु में समझी नहीं। मैम ब्लड ट्रांसमिशन से भी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, नहीं, आप प्लाज्मा ट्रांसफर नहीं करते, आप सिर्फ आरबीसी ट्रांसफर करते हैं ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन। यू डोंट ट्रांसफर द प्लाज्मा, यू सेग्रीगेट आरबीसी एंड प्लाज्मा।
यू ओनली ट्रांसफर आरबीसीज। ये जो आपके डाउट्स है ना कि ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट में मैं समझाने वाली हूँ, जिसका नाम है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो इस टॉपिक में कवर हो जाएंगे। बेटा कभी आपने सुना है कि उसको डोनर चाहिए? मूवीज में कहीं पे भी उसको डोनर चाहिए या उसे अपना डोनर नहीं मिल रहा है, या वो डोनर मैच नहीं कर रहा है, काफी खर्चा हो रहा है, ऐसी चीजें आपने जरूर सुनी होगी। बट आखिर ये क्या है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बेटा हमारे शरीर के हर सेल के ऊपर एक टैगिंग होती है। क्या होते हैं, जैसे अपने सामान होता है ना, उसके ऊपर आप टैग लगा देते हैं। जैसे आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप अपने बैग के ऊपर लिखते हैं कि दिस बैग बिलोंग्स टू बबलू ब्लास्टर, दिस बिलोंग्स टू कृष्ण गोपाल, this belongs to Muskan Singh. This is tagging. Exactly like this, every human is tagged. हम सब tagged है। हम सब के अंदर एक जीपीएस है, भगवान का जीपीएस, जिसे हम कहते हैं एमएचसी या एचएलए। ये प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये हर इंसान का यूनिक होता है। सोचो कितने यूनिक एमएचसी है हमारे इस ब्रह्मांड में, इस पूरे धरती पर, भूलोक पे। ठीक है बच्चों, यस। तो क्या है ये सब चीजें, तो आइए इसको समझाती हूं मैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे बॉडी के सेल्स है, ये हमारा बॉडी का सेल है, बॉडी सेल्स। इन बॉडी सेल्स के ऊपर दो तरह के एमएचसी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कितने तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं? दो तरह के। एक होता है MHC1, एक होता है आपका MHC2। दो तरह के प्रोटीन है। एंड दीज MHC प्रोटीन्स या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। ये यूनिक है हर इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल का। दे आर मोबाइल नंबर्स टेक्निकली। ठीक है बच्चों, अब हो क्या रहा है ध्यान से देखिए। जो MHC1 है ये हमारे ऑल बॉडी सेल्स पे होता है, ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी के ऊपर नहीं होता है MHC1। जबकि जो हमारा MHC2 है ये प्रेजेंट होता है हमारे टी हेल्पर सेल पे, ये प्रेजेंट होता है मैक्रोफेजेस पे, इन पे प्रेजेंट होता है। जितने भी तरह के मैक्रोफेजेस होते हैं, 5 तरह के मैक्रोफेजेस में लिखवा चुकी हूँ। माइक्रोग्लियल सेल, डेंड्रिटिक सेल, ठीक है, डस्ट सेल्स, मेसेंजर सेल्स, ये सब मैं पहले भी लिखवा चुकी हूँ आपको, वो सब आएंगे इधर। ठीक है, और यहाँ पे आपके TC सेल्स आएंगे, MHC1। तो यानी कि आरबीसी के ऊपर MHC1 है, आरबीसी के ऊपर MHC2 है? नो, नहीं है। हमारे बॉडी के हर सेल के ऊपर एंटीजन है, हर सेल के ऊपर प्रोटीन है, पर आरबीसी के ऊपर नहीं है। तो जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो सिर्फ हम ब्लड ग्रुप पूछते हैं। क्या हम MHC टाइपिंग करते हैं, MHC मैचिंग करते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान को भी पता था कि इंसानों को एक दूसरे के खून की जरूरत पड़ सकती है। तो पहला केस आ जाइए, इसको समझते बच्चों। पहला केस, केस 1। केस 1 इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उस टाइम पर डॉक्टर क्या चेक करते हैं? उस टाइम पे डॉक्टर चेक करते हैं सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप टाइपिंग, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, इसके अलावा और कोई चीज मैच नहीं की जाती है। और जब भी ब्लड को दिया जाता है दूसरे इंसान के अंदर तो ओनली आरबीसीज आर ट्रांसफ्यूज्ड, यानी कि प्लाज्मा वाला कंपोनेंट नहीं ट्रांसफर किया जाता है दूसरे के शरीर में, सिर्फ आरबीसी को ही दूसरे के शरीर में दिया जाता है। क्या केस 1 समझ में आया? अब आते केस 2 पे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हो रही है। केस 2 ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन, कि हम ऑर्गन को डोनेट करने की बात कर रहे हैं। जब हम ऑर्गन को डोनेट करने की बात करते हैं तो इसमें पहला क्या मैच करते हैं? ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप, कि दोनों के ऑर्गन में जो ब्लड ग्रुप बह रहा है वो सेम है या नहीं। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज जो हम मैच करते हैं वो है एमएचसी टाइपिंग। एमएचसी टाइपिंग यानी कि डोनर मैचिंग। अगर ये एमएचसी उस इंसान से रिलेट नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने किडनी मांगी एक अंग्रेज से, तो मेरा तो अंग्रेज रिश्तेदार है ही नहीं दूर दूर तक, तो उसका एंटीजन और मेरे एंटीजन में 90% का डिफरेंस है। जब ये ऑर्गन मेरे शरीर में आएगा तो मेरी बॉडी कहेगी अबे ओए अंग्रेज आ गया, चलो मारो, गो साइमन, गो निकलो, निकलो निकलो निकलो, नहीं निकलो मारेंगे पकड़ पकड़ के। ठीक है, तो हमारे खून के अंदर ही बगावत है, हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, गो साइमन, गो बैक। तो इससे क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। क्या होता है इससे? दीप्ति वेरी गुड मेरे बच्चे। तो अगर ये मैच नहीं किया, नॉट मैच्ड, अगर ये मैच नहीं हुआ तो दिस विल लीड टू ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ग्राफ्ट रिजेक्शन में टी किलर सेल, टीसी सेल्स के कारण होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये जाके मार देते हैं, उसमें हम कहते हैं आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, क्योंकि बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यू आर आउट। ठीक है, समझे इस टॉपिक को? मैंने कहा था ना, अभी जो भी बच्चे पूछ रहे मैम इसका ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो ये देखिए मैंने सारे केसेस लिख दिए हैं। अब कैसे ढूंढे डोनर, ये मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे लिखाऊंगी, पहले इसको लिख लो। टाइप्स ऑफ डोनर्स। नहीं, प्लाज्मा वेस्ट नहीं होता बेटा, उसके भी कंपोनेंट्स अलग अलग निकाल लेते हैं, WBC वगैरह, नथिंग इज वेस्टेड। हीना मित्तल वेरी गुड। ओ वी हैव हीना मित्तल। और मित्तल जी बिल्कुल सही आंसर दिए, लिख लिया सबने? नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। बहुत दर्द हो गया है, रुको थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर से थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेते हैं। आज अच्छे से करूंगे एक्यूप्रेशर बैठ के। बेटा एम्स आरबीसी और प्लाज्मा को डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे अलग कर देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। पहला है इसमें आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट जैसे प्लास्टिक सर्जरी, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, कि आप ही के पीछे के बाल निकाल के आगे लगा दिए, सो इट इज अकरिंग इन द सेम बॉडी। तो क्या यहां पे रिजेक्शन होगा? आप कहेंगे नो मैम, किस बात का रिजेक्शन, यहां से निकाल के यहां लगा दिए, रिजेक्शन होगा ही नहीं, सक्सेसफुल। ठीक है, दूसरा प्लास्टिक सर्जरी, मान लीजिए फेस लिफ्ट कराना है या अपनी नाक बदलवानी है, तो खाल कहां से लाए, तो यहाँ जांग के यहाँ पे जो पैर है यहाँ की स्किन निकाल देते हैं और इसी स्किन को निकाल के यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेम बॉडी ट्रांसप्लांट्स, so they are not rejected, such grafts are called as isograft। ठीक है, नहीं आइसो नहीं होगा, ऑटो होगा, आइसो में ट्विन होता है, ऑटोग्राफ्ट, ऑटो आइसो एलो जीनो, ऑटोग्राफ्ट, सॉरी बेटा, सेल्फ। ठीक है, सॉरी यार थोड़ा सा हो जाता है, क्या हो गया, इतना हाइपर मत हुआ करो। चलो, तो ये क्या है? व्हेन ग्राफ्ट transplant is done within same body. Example, hair transplant या plastic surgery। मैम जब ब्लड डोनेट करते तो उसमें प्लाज्मा रहता है और जब ब्लड ट्रांसफर करते हैं उसमें प्लाज्मा नहीं रहता है। हाँ बेटा यशवी बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही यशवी बेटा। नेक्स्ट, आइसोग्राफ्ट, इसमें ग्राफ्ट बिटवीन ट्विंस, ट्विंस, इसमें भी रिजेक्शन होगा? नहीं, इसमें रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बिटवीन ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप क्या है? सेम है, आइडेंटिकल ट्विंस। नेक्स्ट, allograft between same species, इंसानों के अंदर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले लुक फॉर फैमिली, अपनी ही फैमिली, सबसे कम रिजेक्शन के चांसेस हैं। फिर उसके बाद लुक फॉर रिलेटिव्स, दूर के रिलेटिव्स, वो भी नहीं तो लुक फॉर पब्लिक, फिर आप पब्लिक में जाते हैं ग्राफ्ट के लिए, डोनर ढूंढने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स काम नहीं आते तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, एलोग्राफ्ट। नेक्स्ट, जीनोग्राफ्ट, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, जैसे कि आपने सुअर के पास गए, किडनी दे दे, पैनक्रियाज दे दे, है ना। तो अब आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम रिजेक्शन जीनोग्राफ्ट में, सबसे कम रिजेक्शन ऑटोग्राफ्ट में। अब जब ट्रांसप्लांट होता है तो कुछ दिनों तक इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं। क्या देते हैं? इम्यूनो सप्रेसेंट्स, जिससे कि ज्यादा एक्टिव ना हो आपका इम्यून सिस्टम और ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो। इसमें सबसे पॉपुलर जो ड्रग है वो है साइक्लोस्पोरिन ए, जो एक फंगस से एक्सट्रैक्ट की जाती है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। दूसरा कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन के भी इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल भी इम्यूनो सप्रेसेंट है। जितना आप स्ट्रेस में रहेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, उतनी जल्दी आप बीमार पड़ेंगे। तो कर लो ओवरथिंक। पायल होती तो हर में ही प्रॉब्लम है। नहीं, फ्रेटर्नल ट्विंस को नहीं कहेंगे आइसोग्राफ्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलर्जी। चलिए लिखिए हेडिंग। अरे बाप रे, अरे जितना स्ट्रेस में रहोगे उतने बीमार रहोगे, क्योंकि स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, बढ़ती नहीं है गधो। मैम आपके पास इतना सारा प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे है मैम? आई मीन यू आर नो लेस देन अ डॉक्टर। ओ माय गॉड प्रिंस, पढ़ती हूं मैं इसीलिए। आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग आर्टिकल्स, आई लाइक डूइंग। जैसे बीच में पिछले साल मुझे शौक चढ़ा था न्यूमरोलॉजी करने का, तो मैंने कोर्स किया था 3 महीने का न्यूमरोलॉजी का। उससे पिछले साल शौक चढ़ा था नेचुरोपैथी का। 60 डेज का कोर्स मैंने नेचुरोपैथी का किया था। सो आई डू दिस, मतलब बीच बीच में मुझे शौक चढ़ते रहते हैं, तो अच्छा लगता मुझे ये सब करना। जैसे एक्यूप्रेशर, ये आजकल मैं बहुत सीख रही हूँ। इस साल 2 शौक चढ़ा हुआ है कि अपनी बॉडी की सारी बीमारी ऐसे हटानी है, तो अच्छा लगता है। चलो अब एलर्जीज पे आते हैं। क्या होता है एलर्जी बच्चों? रेकी मेरे हस्बैंड को आती है, मुझे नहीं आती रेकी। चलो, क्या होती है एलर्जी? एलर्जी इज नथिंग बट exaggerated response of our immune system.
जैसे कि अगर कोई लड़की है, आराम से बैठी हुई है, ख्वाब देख रही है, उस टाइम तुम उसे जाके छेड़ दो, बस एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स जो आएगा वही एलर्जी है। वो बोल भी देगी गुस्से में तुम्हें कि मुझे तेरे से एलर्जी है, तू दूर आकर बस मेरे से, मेरे पास मत भटका कर। जब तुझे पता है मैं आराम से बैठी हूँ तो क्यों आ जाता है, मैं रील्स देख रही थी ना, तेरा तो कुछ नहीं कर रही थी ना। तो दिस टाइप ऑफ एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स नॉट ओनली कम्स फ्रॉम यू बट ऑल्सो कम्स फ्रॉम आवर इम्यून सिस्टम। जैसे कि कोई डस्ट आ गया, इनको लगा अरे भाई सेना लेके आ जाओ, अरे आजा रे आजा, आ दूसरे गांव वालों तुम भी आ जाओ, मारेंगे सब मिलके इसको। ठीक है, तो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कर देते हैं, जिसके कारण बॉडी में फालतू की चीजें होनी शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एलर्जी। एलर्जी कई बार माइनर भी होती है, कई बार बहुत सॉलिड भी होती है, भाई मरने जैसी हालत भी हो जाती है। तो इनको क्या कहते हैं हम, एलर्जीज। क्यों होती है, कैसे होती है, किसी को नहीं पता, सब जेनेटिकल है इसमें। ठीक है, जैसे एलर्जीज आर डिफाइंड एज exaggerated response of our immune system against allergens। और allergens क्या होते हैं, what are allergens? They are defined as allergy causing agents। एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जैसे डस्ट। कुछ लोग को सन एलर्जी भी होती है भाई, सन रे से सन बर्न हो जाते हैं उनको, सन बर्न। ठीक है, कुछ लोग को नट्स खाने से। ठीक है, क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, स्पेशली वुलन क्लोथ्स। जैसे मुझे एलर्जी है मशरूम से, मुझे एलर्जी है एवोकाडो से। ठीक है, कुछ लोग को अभी एलर्जी आएगी जो आपको पता भी नहीं है, सेसमे सीड्स, तिल के दाने। अभी आपको पता नहीं, मैं आपको बताऊं कैसे पता लगेगा आपको। देखो, आपको पता भी नहीं और आपको एलर्जी है। जब भी आप तिल खाएंगे ना इस विंटर, तिलकुट की फॉर्म में, तिल की गज्जक की फॉर्म में, तिल के लड्डू के फॉर्म में, अगर आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये ड्राई और फटा फटा महसूस कर रहा है, यू आर एलर्जिक टू सेसमे सीड्स। ब्रिंजल ऊपर वाला कट जाता है, ये वाला, मतलब तुम समझ रहे हो एलर्जी क्या है ना। वेरी गुड। आपको पता भी नहीं होता ये चीजें आपके साथ हो रही होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है भाई, पॉलन ग्रेन्स बच्चों ने कहा, हर इंसान की अलग एलर्जी है। ठीक है, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोगों से एलर्जी है, जो ज्यादा जिंदगी में घुसते हैं ना, क्या कर रही थी, कितनी देर की क्लास थी, क्या पढ़ाया, अच्छा मजा आ रहा था, कितने बच्चे थे, क्या कर रहे थे, इन वालों से मुझे एलर्जी है पर्सनल लेवल पे। ठीक है, ध्वनि को कौन संभाल रहा था, खाना कैसे बना के गई, क्या बना के गई, कितने बजे उठी थी, बस। बहुत ज्यादा एलर्जी है बेटा मुझे इन लोगों से। बहुत ज्यादा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी जो हमें दिए गए हैं। ठीक है, यस, टाइप्स जो हमें एनसीईआरटी ने लिखे, कुछ एग्जांपल्स लिखे एनसीईआरटी ने। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, उसके बाद मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी। तो पहली हमारी जो एलर्जी है वो लिखी एनसीईआरटी ने, हे फीवर। हे बेबी नहीं है, हे फीवर है। ठीक है, तो ये क्या है, हे फीवर, जो बेसिकली चारा होता है, जब वो ट्रक्स में जा रहा होता है तो उसके कुछ चारे के धागे या कुछ भी है वो हवा में आ जाते हैं, जो आप इनहेल करते हैं तो यू क्विकली स्टार्ट रनिंग नोज, आंखें लाल हो जाती हैं, कोल्ड जैसे सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, फीवर, रनिंग नोज, रेड आईज, ये सिम्टम आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हे इज चारा। ठीक है, स्नीजिंग, हेडेक, और कुछ
दर्दों वाली कहानियां मेरे बच्चों को पता होती है, जहां दर्द आता है ना ये लिखना शुरू कर देते हैं, मैम दर्द इन सब चीजों से होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें दूसरा एजमा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ एजमा को ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। ये भी एक एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी ड्यू टू डस्ट, पॉल्यूशन, पॉलन ग्रेन्स, कुछ भी पार्टिकल अगर हवा में ज्यादा हल्के से मोटे साइज का है तो इसमें हो जाएगा। इसमें क्या होता है, रैपिड स्पैज्म ऑफ ब्रोंकियोल्स या इन्फ्लेमेशन। तो इस केस में ब्रोंको डायलेटर्स देने पड़ते हैं, वीजिंग साउंड, यस। मैम ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी एलर्जी से होती है, यस, पॉल्यूशन से, जैसे अभी मुझे हो रही है। मैम मुझे एलर्जी है, मुझे 3 साल से कोल्ड रहता है, आई मीन रनिंग नोज। बेटा आपको हो सकता है साइनस की प्रॉब्लम हो, आपकी हड्डी बड़ी हो, प्लीज जाके एक बार डॉक्टर से एक्सरे करवा लो। मैम सोप से भी एलर्जी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। नौलखा साबुन से क्यों नहाती हो बेटा? नौलखा सेट चाहिए जीवन में, ना कि नौलखा साबुन। उससे तो कपड़े धोते थी पहले की लेडीज, वो सोप नहीं लगानी चाहिए शरीर पे। नेक्स्ट एक्जिमा। एक्जिमा में अपने आप स्किन रैशेज आ जाते हैं, किसी कपड़े के कारण भी हो सकता है, साबुन के कारण भी हो सकता है, ठीक है, वेदर चेंज के कारण भी हो सकती है एलर्जी। रैशेज ऑन स्किन, इसको हम कहते हैं एक्जिमा। ये छोटे बच्चों में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बड़े बच्चे। मैम डिश वॉशिंग सोप से एलर्जी है, इसलिए कभी बर्तन नहीं धोती हूँ। यार ये तो बड़ा सही आइडिया है, अच्छा मुझे भी है। That's why I like my class. I like these students so much. They always give me creative ideas. जीतते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मुरादें पूरी करे, जुग जुग जियो मेरे प्यारे बच्चों। ये वाली बात तो मुझे याद ही नहीं आई, तुम तो मेरे से भी आगे चल रहे हो लाइफ में। चल अब नेक्स्ट है हमारी इसमें एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक, ये सबसे डेंजरस फॉर्म है कि एलर्जी के साथ सफोकेशन, इसमें 2-3 चीजें एक साथ होती है, एलर्जी, सफोकेशन एंड डेथ भी हो जाती है सीवियर केसेस में। तो इसमें सफोकेशन भी हो रहा है प्लस एलर्जी, एलर्जिक रिस्पॉन्स भी हो रहा है, दोनों मिला के काफी डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है एनाफाइलेटिक शॉक। जैसे कि अभी एक बहुत ही अमीर इंसान, हमारे शरिश्मा कपूर के पतिदेव स्वर्गीय संजय कपूर, उनकी डेथ इसी के कारण हुई है, एनाफाइलेटिक शॉक के कारण। उनके साथ हुआ क्या, देखो वो पोलो खेल रहे थे, अमीरों का गेम, उसी बीच में उन्होंने मुंह खोला, वाह मैं जीत गया, ठीक है। जब उन्होंने ऐसे किया होगा, ठीक है, तो क्या हुआ, एक हनी बी उनके मुंह के अंदर चली गई, ठीक है, और एकदम से शॉक के कारण उन्होंने बंद किया, ठीक है। अब जब तक वो बाहर निकलती, वो भी डर गई कि मैं किस गुफा में आ गई, तो उसके पास एक ही रिफ्लेक्स था, डंक मारना। उसने डंक मार दिया, यहाँ पे डंक मार दिया, उसने खोला, वो बाहर निकल गई, ठीक है। अब वो डंक मारा, उसके कारण एलर्जिक रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ, मीथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो स्टिंग लगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स हुआ, उसी के कारण क्या हुआ, द बॉडी वाज इन शॉक, समथिंग इज हैपनिंग टू मी एंड इमीडिएट डेथ। दिस इज एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है, यस बच्चों। सो दिस मस्ट हैव हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है बच्चों, समझ आया नहीं आया?
सबको ये चीज। हाँ हाँ ये सच है भाई, ये सच है। हाँ तो इसलिए ज्यादा मुंह खोल खोल के मत खड़े हो आकर हर जगह, मगरमच्छ सा मुंह लेके खड़े हो जाता है। यस, मुंह बंद रखने के लिए दिया है भगवान ने, मगरमच्छ मत बना करो हर बात पे। तो ये चीज है, ये मैं तुम्हें एक एक्चुअल लिविंग एग्जांपल बता रही हूँ इस चीज का। अब इसका मैं तुम्हें बताऊंगी मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है। चलो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एंटीबायोटिक आपने ले ली, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो यू आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन और आपको किसी ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लगा दी। जैसे कि जब कोविड की वैक्सीन के इंजेक्शंस लग रहे थे तो आपसे पूछा जाता था भाई किसी चीज से एलर्जिक तो नहीं हो, किसी मेडिसिन से या किसी चीज से, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से आपको वैक्सीन लगाई जाती थी। जैसे ही पेनिसिलिन शरीर में गई एंड द पर्सन इज एलर्जिक टू दिस एंटीबायोटिक, तो होगा क्या, मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मास्ट सेल, बेसोफिल सेल्स, ये दोनों सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट। अब आप कहेंगे मैम इसके एक्टिवेट होने से क्या होता है, ये दोनों सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन। क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंग्स, एक तो इन्फ्लेमेशन करता है, ये इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेसो डायलेशन के लिए। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेसो डायलेशन, ठीक है बच्चों। अब बहुत सारा खून एक जगह पे जाएगा, वेसो डायलेशन हो गया, सारा खून एक तरफ जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप। जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो आप समझ ही सकते हैं सीवियर केसेस में क्या हो जाती है, डेथ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब इस केस में क्या किया जाए, द ट्रीटमेंट, किन किन चीजों से हम इमीडिएट हेल्प दे सकते हैं ऐसे लोगों को। हम दे सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, इंजेक्शन, जैसे कि एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। या हम दे सकते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, जैसे आपकी सिट्राजिन, जैसे आपकी एलेग्रा, जो लोग खाते हैं, इनको खाने के बाद बहुत नींद आती है क्योंकि बॉडी क्या करती है, सारी इंफ्लेमेशन खत्म कर देती है। ये ड्रग्स क्या करती है, इंफ्लेमेशन खत्म कर देती है, जिसके कारण आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आप सोते बहुत है। और मैंने बताया था सारी रिकवरी कब होती है, सोते वक्त। और क्या दे सकते हैं आप, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट। जो इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देगा ओवरऑल। जैसे कि अगर आपने फिश खाई है तो उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए, आपकी पूरी बॉडी में चेचक वाले शुरू हो जाएंगे, धब्बे। नेक्स्ट टॉपिक लिख देती हूं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। चले, लिख लिया सबने। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी आप ही के सोल्जर्स आप ही के खिलाफ बगावत घोषित कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जैसे आपने हमारे पड़ोसी देशों में देखा होगा, वहां की मिलिट्री वहीं के गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई।
इसे मिलिट्री कू कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ के पड़ोसी देशों में काफी हो रहा है ये आजकल, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर के जो इम्यून सेल्स है वो हमारे ही अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। आपने अक्सर देखा होगा, अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि बाहर वालों से लड़ाई आसान है, घर वालों से लड़ाई करना मुश्किल है। यही प्रॉब्लम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। इसे मारे तो मारे कैसे, इसको ट्रीट करे तो करे कैसे, है तो अपने ही शरीर के। तो इनका इलाज ढूंढना सबसे मुश्किल है, क्योंकि है तो अपने शरीर के ही ना बच्चे। बाहर का पैथोजन आया, उसे मारना आसान है क्योंकि वो बाहर का था, ये तो है ही अपने शरीर के, करे तो करे क्या, ठीक है। यस, तो यहां पे क्या है, व्हेन इम्यून सेल्स of body fails to distinguish between self and non-self cells, ठीक है बच्चों। यहां पे immune cells attacks body cells। एग्जाम्पल, PYQ इंपॉर्टेंट, हर साल नीट में क्वेश्चन आ रहा है। माइस्थीनिया ग्रेविस, हाशिमोटो डिजीज, एक्सोप्थेल्मिक goiter, rheumatoid arthritis। और बताइए जितनी भी पता आपको, विटिलिगो, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, सोरियासिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस आजकल बड़ी पॉपुलर चल रही है, ल्यूपस। सब सेलिना के फैन है। ओहो हो, ये अभी कहीं हेली बीबर वाली। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है बेटा, लिखो इसको। फिर हम आएंगे लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट, lymphatic system।
दो तरह के लिम्फेटिक ऑर्गन्स है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। एक है हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स और दूसरे हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स। दो तरह के हैं, एक है हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, और दूसरे हमारे सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन्स में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? प्राइमरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के जहां पे सेल बनते हैं, इम्यून सेल्स, और मेच्योर होते हैं, जबकि सेकेंडरी वो होते हैं जहां पे ये फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये स्कूल है, तो ये इनकी फील्ड है जहां पे लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन and maturation of immune cells। इसके दो ऑर्गन्स है प्राइमरी के, एक है बोन मैरो और दूसरा हमारा थाइमस ग्लैंड। ठीक है बच्चों, बोन मैरो कहां पे मिलता है? एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, जबकि थाइमस कहां होता है? नियर हार्ट। एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड है। बी सेल फॉर्म भी यहीं पे होते हैं और मेच्योर भी यहीं होते हैं, जबकि टी सेल्स के साथ ऐसा नहीं है। टी सेल्स फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, पर इनका मैच्योरेशन कहां होता है? थाइमस ग्लैंड में। जिन लोग को पढ़ने में बहुत आफत आ रही है, मेरी क्लास में कल से आना बंद कर दो, वैसे भी सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है। एक इकोलॉजी है जो वैसे भी तुम्हारा पढ़ने में इंटरेस्ट होता नहीं है, माइक्रोब्स तो तुम खुद कर ही लेते हो। बायोटेक की क्लासेस में आ जाना अगर आने का मन हो तो। कोई तुम पे बेटा कुछ नहीं कर रहा, मैं बता दूं। इतनी मौत आके भी मेरे गले की बिल्कुल बैंड बजी हुई है, बट सिंस मैं यहाँ हूं तो मैं क्लास ले रही हूँ, कि आई हूं तो पढ़ा के चली जाती हूँ। तुम लोग को इतनी मौत आती है पढ़ने में तो मत पढ़ो। मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ना मैं आप पे एहसान कर रही। यू हैव पेड फॉर द सर्विस, आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस सर्विस। सो गाइज, इसमें एहसान का गेम नहीं खेलते हैं ना। मैं भी तो ये बार बार नहीं बोल रही ना, हाय बेटा मेरा गला दर्द है मैं फिर भी पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आई नो दिस इज माई चॉइस टू टीच इन दिस कंडीशन। नोबडी इज फोर्सिंग मी, आई कैन टेक ऑफ। सो प्लीज गाइज, जब तक पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट तब तक तो कोशिश किया करो, पढ़ लो। मैं अब कोई 2 घंटे की क्लासेस नहीं लेती, मैंने साल के शुरुआत में 2-2.5 घंटे की लेके तुम्हें फ्री छोड़ रखा है। मेरे को नहीं है इतना अर्जेंसी कि मैं मर मर के सिलेबस करा रही हूँ, ना 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 ना, आई एम वेरी चिल, यू ऑल्सो नो दिस। मेरे को अब कोई नहीं है कि मैं बहुत घंटे की क्लास लूंगी तभी जाके कुछ होगा मेरे साथ, ना ना ना, अपन चिल चल रहे हैं बिल्कुल। मेरे को पता था लास्ट में बच्चों का नहीं रहता स्टैमिना पढ़ने का, जिस जोश के साथ आप आते हो ना, बैच ज्वाइन करते हो, वो जोश नहीं रहता एंड में। ये सब बच्चों के साथ है, हर साल है। इसलिए मैं शुरू में ही बच्चों को फोर्स कर करके पढ़ाती हूँ कि मुझे पता अभी जोश है, लेट मी यूटिलाइज दैट जोश। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस उस टाइम इतनी हैवी नहीं चल रही होती जब मैं यूटिलाइज करती हूँ टाइम। अब मैं सबसे रिलैक्स रहती हूँ, बाकी सबकी क्लासेस जोर शोर से चलती है। सो दिस इज हाउ यू डू टाइम मैनेजमेंट। तो इसलिए आराम से रिलैक्स होके आया करो बायो की क्लास में। नहीं मेरे को 2 घंटे पढ़ाना है यार, मेरा सिलेबस सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, चल रहा करो, खुश रहा करो क्लास में। तो अब यहाँ पे हम सेकेंडरी पे आ रहे हैं। ये वो ऑर्गन्स है जहां पे
immune cells fight against infections. बेसिकली लड़ने की साइट्स है। इसमें दो आते हैं, एक आते हैं हमारे लिम्फ नोड्स और एक है स्प्लीन। स्प्लीन आपको पता है, इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, दूसरा है लिम्फ नोड्स। ये गांठें होती है, पूरे शरीर में होती है। आप कहेंगे मैम मुझे देखनी है, महसूस करनी है, तो आओ तुम्हें करा देते हैं। अपनी कभी जीभ बाहर निकाल के देखना, पीछे आपको नोड्स दिखेंगे जीभ के, छोटे छोटे ऐसे प्रॉपर। टॉन्सिल में तो फूल भी जाते हैं और भी अच्छे दिखते हैं। प्रॉपर आपको ऐसे छोटे छोटे नोड्स दिखेंगे अपनी टंग के पीछे। दीज आर लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स कहते हैं इन लिम्फ नोड्स को। ठीक है, या आर्म पिट्स में फील कर सकते हो, यू कैन फील इट हियर। ये लिम्फ नोड्स होते हैं सारे यहाँ पे, यू कैन फील इट। यस, लिम्फ नोड्स है सारे। ठीक है, यही जब फूल जाते हैं तो गांठें बना लेते हैं, इसलिए इनके यहाँ पे ब्लड फ्लो कराना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इनका अपना दिल नहीं होता लिम्फेटिक सिस्टम का। इसलिए जहां पे भी गांठें बन रही है उसे ऐसे ऐसे करके खोल देना चाहिए। वो लिम्फ की गांठें बनी हुई है, लिम्फ की, तभी सूजन आती है वहां पे। ठीक है, तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये इनके पास काफी सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स होते हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। हर जगह अलग अलग होते हैं। ठीक है, नहीं फील हो रही कोई नहीं, जरूरी नहीं है तेरी फील हो, अंदर की तरफ हो गेम बेडेड। ठीक है, इसमें माल्ट है सबसे पॉपुलर जो नीट का क्वेश्चन है, म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphoid tissue. This makes up more than 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। सबसे ज्यादा यही होता है क्योंकि पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, पूरी की पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, इसके अलावा दूसरे पियर्स पैचेस भी होते हैं, ये भी लिम्फ नोड्स हैं जो आपके इलियम में प्रेजेंट होते हैं ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा बहुत सारे तरह के होते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। नाल्ट, नेजल जो नोज में होते हैं, कार्ट, क्यूटेनियस, बाल्ट, बकल, एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। टॉन्सिल कभी ठीक हो? बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूप्रेशर करो। मैं तो अपने टॉन्सिल्स उसी से ठीक करती हूँ। यहाँ पे फूला तो हुआ है इस साइड, मेरे को इस साइड दर्द है ना, पूरा यहाँ पे आई कैन फील कितना मोटा इन्फेक्शन की गांठ बनी हुई है। यहाँ नहीं है, दिस इज प्लेन। यहाँ देखो, अब तुम फील नहीं कर पा रहे, आई कैन फील इट। यहाँ पे देखो पूरा इन्फेक्शन है, यहाँ पे फाइट चल रही है, यहाँ का लिम्फ नोड सूज गया मेरा। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्यूप्रेशर, लेट मी टेल यू। तो है क्या, ऑयल या विक्स लेना है, यहाँ पे दर्द नहीं है, यहाँ दर्द है। सो इस साइड का लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक्ड है क्योंकि यहाँ पे लड़ाई चल रही है बिटवीन द इन्फेक्शन एंड बिटवीन माई लिम्फोसाइट, तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन हो रही है। सो व्हेन यू पुट अ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर आप देते हो, सो यू आर किलिंग दैट पार्ट। ये देखिए एग्जैक्ट मैंने पॉइंट पकड़ रखा है जो मेरा पेन पॉइंट है। आई कैन फील सो मच पेन राइट नाउ इन दिस पॉइंट। अब जैसे ही मैंने इसको दबाना शुरू किया, अब मैं अपना सलाइवा सटक पा रही हूँ। दिस इज द फर्स्ट साइन कि मैंने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। ये लो, लिख लो तुम लोग, तब तक मैं अपना एक्यूप्रेशर ही कर लेती हूँ। ये लो, पूरी स्क्रीन ले लो, लिख लो। मैं तो अपने काम में व्यस्त हूँ वैसे भी।
ठीक है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज। Lymphatic system, fourth part of the chapter is finished. This is the last part of the chapter, which is drugs and alcohol abuse. Last part of the chapter, fifth part of the chapter, smallest part of the chapter. ठीक है, इस पार्ट को अब हम कल करेंगे। I'll do it tomorrow. And most probably बेटा जो आपकी सैटरडे की क्लास होगी, that will be a one shot class of microbes. मैं एक ही क्लास में खत्म कराऊंगी उसे, ठीक है। माइक्रोब्स की जो आपकी क्लास होगी बेटा, वो आपकी वन शॉट क्लास होगी, क्योंकि वो चैप्टर आपको भी पता है बहुत छोटा सा है। उसके नोट्स आई विल शेयर विद यू गाइज, यू कैन स्टडी विद मी, ठीक है। वो 1 से 1.5 घंटे का है। उसमें सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो समझाने वाला है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। उसके अलावा सारा थियोरेटिकल है कि दही कैसे जमाना है, कैसे करना है। सो आई टेक अ वन शॉट क्लास ऑफ माइक्रोब्स दिस वीक। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस यूनिट। ह्यूमन हेल्थ कल हो जाएगा, परसों माइक्रोब्स हो जाएगा, संडे को अगर क्लास लेनी होगी तो संडे को ले लूंगी। फिर नेक्स्ट वीक विल बी फोकस्ड ऑन बायोटेक यूनिट, पूरी खत्म कर देंगे हम नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाय बाय।